We have done two methods. Now we have to move on to the third one, which is first in, first out, and then last in, first out. Now imagine this. If we are doing first in, first out, so that means whatever we are purchasing, we will be selling the ones we purchase first. The ones we purchase first. अच्छा, अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि if I have two markers with me and the markers cost me rupees 105. I purchased these two markers on 20th of March. Then on 23rd March, I purchased two more at 110. Okay? If I'm using first in, first out, and I sold on 24th March, I sold one marker. If I'm using first in, first out, तो कौन सा मार्कर बिका होगा? 105 वाला बिका होगा. ठीक है, अब आ जाए वापस. इसका मतलब ये हुआ कि the CGS would be based on the first one, oldest. So oldest cost is CGS. And if we have inflationary trend in the economy, normally inflation ही होता है ना हर जगह पे, ज़्यादातर inflation ही होता है ना. We see rising prices. आप लोग तो जब से पैदा हुए हैं शायद आप लोगों ने यही देखा होगा. आपने तो कभी स्टेबिलिटी देखी नहीं होगी बिकॉज यू वर बॉर्न समवेयर अराउंड इन 2002, 3, 2, 3, 4, 5. ओके 5. तो 5 के बाद वी हैव मुशर्रफ एंड देन वी हैव जरदारी एंड देन वी हैव नवाज शरीफ. तो उसके बाद से तो बस सब कुछ खाता गोल था. ठीक है, उससे पहले फिर भी कुछ अच्छी बातें होती थी 90s में, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज गॉन. सो दैट मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड. तो पुरानी परचेजेस इज एक्चुअली एट अ लोअर प्राइस. तो इसका मतलब CGS वुड बी एट अ लोअर, तो CGS कम होगी. एंड ये जो बाकी बच गए, बाकी कितने बचे? 3. बाकी 3 बच गए ना. वो 3 जो बचे वो कौन कौन से हैं? 2 ये, 1 ये. तो क्लोजिंग स्टॉक, जब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो आप मुझे बैलेंस वाले कॉलम से देके फिगर बताते हैं. बैलेंस वाले कॉलम से देके फिगर बताते हैं. बैलेंस वाले कॉलम में कौन सी फिगर्स होंगी? 2 ये, 1 ये. सो योर क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड बी बेस्ड ऑन new cost, your recent cost. In new cost we know because of inflation new cost is high, old cost is low. तो अगर आप FIFO इस्तेमाल कर रहे हैं और inflationary trends हैं तो cost of goods sold is low, closing stock is high. Normally अगर inflation trend है तो ये होगा. जी मास. हाँ कर सकता हूँ, लेकिन आपसे वैसे ही कह रहा हूँ कि नॉर्मली ट्रेंड ये होता है ना कि प्राइसेस बढ़ रही हैं. तो इन्फ्लेशन में CGS कम होगा FIFO में और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन में. इसे बार बार बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन में. इन्फ्लेशन का मतलब है राइजिंग प्राइसेस. तो राइजिंग प्राइसेस में ये ट्रेंड फॉलो होगा. इज दिस थिंग क्लियर नाउ? इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो नाउ वी गो टू द सेम एग्जाम्पल वी हैड इन द लास्ट क्लास. अब अनफॉर्चुनेटली वी चेंज द क्लास and we will have to make the whole table again. जो टेबल हमने पिछली बार बनाया था वो दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी जो हमारा पुराना प्रोग्राम था वो गया. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. वी नीड टू मेक द टेबल अगेन, सॉरी द इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर अगेन. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डेट से. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कसूर है. लेकिन बात तो वही है ना, फिगर्स करना तो आपने वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. काम तो वही करना है, फिगर्स सेम है, क्वेश्चन तो सेम नहीं है, मेथड डिफरेंट है. ठीक है, मेथड इज डिफरेंट. सो डेट, द फर्स्ट वन, फर्स्ट कॉलम इज डेट. दिस देयर गोज योर डेट. देन यू हैव परचेज, और परचेज के लिए 3 चीजें. कौन कौन सी 3 चीजें? यूनिट कॉस्ट and total. This is for purchases. Okay, this is for purchases. Then second one is sales. Sales में once again unit cost and total, और ये total जो है ये CGS होगा. This is sold or sales. Third one is balance. और बैलेंस में once again we have 3 units, unit cost and then total.
unit cost, and then total. So this is balance. Okay, now the data says August 1st you have some beginning inventory. Beginning inventory को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? Where do we write the beginning inventory? बैलेंस में. बैलेंस में beginning inventory लिखेंगे और वो कितनी है? 10 units. 491. 910 is the total. ठीक है, ये हो गया पहली कॉस्ट लेयर. देन वी एट द सेकेंड कॉस्ट लेयर और वहाँ पे वी मेड सम परचेजेस. सो परचेज के लिए मुझे एंट्री भी करनी पड़ेगी और परचेज के लिए मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा. सो परचेजेस आर मेड ऑन 3rd August. सो राइट इट एज 3rd August. नाउ परचेजेस आर 15 units at 106. ये कहाँ पर लिखेंगे? परचेज में 15 units at 106. So the total would be 1590. Now when we record this entry, what will be the entry? What will be the entry? J. Inventory what? Debit. Inventory debit. So we will debit inventory and Cash or account. cash or Account payable. accounts payable would be credited. The amounts would be 1590. 1590 debit, 1590 credit. ये हो गया. ठीक है? So this is what we've done so far. सही है? Okay? So let's move on. August 17 purchased again 20 units. Sir, इसका balance. इसका बैलेंस लिख दें. चलें बैलेंस भी लिख दें आज. जी, बैलेंस. हाउ डू वी राइट द बैलेंस? इसको वाइट कर दें. ये ले, इसको वाइट कर दें. बैलेंस जी. ये कह रहा है, ये कह रहा है, क्या करूं? 25. तो अभी मैंने कौन सा मेथड कहा कि हम कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मैंने कहा था ये आज कुछ खा कर आया है सुबह. ठीक, इसलिए सही कह रहे हैं. तो आप, मैंने तो ये नहीं कहा आप गलत कह रहे हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप कुछ खा के आए हुए हैं आज. ठीक, या तो ये इसका रोज़ा आज नहीं है, इसका दिमाग सही तेज काम कर रहा है, और या ये शहरी में ज़रूर कुछ खा के आया है. 2 रोज़े हैं. एक रोज़ा 12 बजे तक, अगला रोज़ा फिर 12. ओके, सो येस ही इज़ राइट. दिस इज़ नॉट एवरेज मेथड. सो यू डू नॉट एवरेज इट. दुरखानी एंड नंग्याल. ओके, यू डू नॉट एवरेज इट. एवरेज नहीं करना है इसको. हमजा भी सही कह रहा है. ठीक, और वो भी सही कह रहा है. मास भी एवरेज नहीं करना, क्योंकि ये एवरेज मेथड नहीं है. ये FIFO मेथड है. आप FIFO करें, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करें, LIFO करें. एवरेज नहीं करना. एवरेज तब करना है जब एवरेज मेथड को इस्तेमाल करेंगे. ठीक, एवरेज नहीं करना इसका मतलब इसको अलग लिखेंगे, उसको अलग लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे, क्योंकि ये तरतीब आपने फॉलो करनी है जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सेल करेंगे. सो दैट मीन्स यू विल राइट 10 फर्स्ट, 9 10, एंड देन यू विल राइट 15 at 106, 1590. क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि हमने इसके बाद क्या किया. जी, इसके बाद क्या किया? 14 अगस्त को सेल की. 14 अगस्त को आपने सेल की. 14 अगस्त सेल क्या की आपने? 20 यूनिट्स एट 130. 20 यूनिट्स एट 130. क्या करूं? सेल के कॉलम में. सेल के कॉलम में क्या लिखूं? 20 यूनिट्स 130, टोटल 2600. सही है? सही है? सही है? सब मसला था. हमने किस कॉस्ट पे बेची? आपने तो मुझे सेल प्राइस के दी किधर लिखते हैं? सेल प्राइस को कभी यहाँ पर लिखते हैं? नहीं, यहाँ तो सेल प्राइस लिखते ही नहीं है. यही गलती आप एग्जाम में करेंगे. इट्स वेरी सिंपल, इंतहाई आसान है ये. जो वहाँ पे एंट्री लिखे आपने उठा के यहाँ पे लिखना है. मुझे आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, आप पहले से कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, आप यहाँ पे अमाउंट गलत लिख देंगे, क्वेश्चन गया, गॉन. ठीक है, और अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, नीचे सब कुछ गलत हो जाएगा. मास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ये तो नहीं कहता ना कि ये पूरा बना के दें. तो इंटरलिंक है तो मेरा क्या कसूर? इसमें दिल का क्या कसूर?
ठीक, आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन क्लास। सो नाउ व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू क्लास, व्हाट डू वी डू? 10 अलग और 10 अलग। हम कौन सा मेथड फॉलो करें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा बेचेंगे? पहले ये वाला बेचेंगे, ठीक है? ओके, पहले 10 जो बेचेंगे वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 91, 9, 10 बिक गए। अगले 10 ये वाले बेचेंगे। सो द नेक्स्ट 10 एट 106, ठीक। सो दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? ये वाला सारा बिक गया, इसमें से आई एम लेफ्ट विद ओनली 5 एट 106, 530। लेट्स कम टुवर्ड्स द एंट्री। एंट्री 14 अगस्त को क्या क्या करनी है? 14 अगस्त की एंट्री क्या क्या एंट्री है? इन्वेंट्री, CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अमाउंट 1970। कहां से अमाउंट आपने ली? ये वाली टोटल करके 1970, 1970, 1970। नेक्स्ट एंट्री सेल्स, कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। अमाउंट, अब आपने वो वाले पैसे लिखने हैं जो यहां पे लिखे थे, 20 यूनिट्स एट 130, 2600। ये जो अमाउंट है ये सेल्स की अमाउंट है, ये ले। अब सही हो गया, ठीक है? अब सही है? क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? ओके, 14 के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? 17 को आपने क्या किया? परचेज किया। कितना? 20 यूनिट्स। कहां पे लिखूं? परचेज में 20 यूनिट्स एट 115। सो परचेज में आप लिख दें 20 यूनिट्स एट 115 इक्वल्स 2300। अब बैलेंस में क्या लिखें? पहले 5 लिखें ये वाला, और फिर इसके बाद 20 लिखें 115 वाला। जी क्लियर? ओके, 17 अगस्त एंट्री जी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट इज 2300। सो दिस इज ऑल्सो डन। हो गया ये भी आसान। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट 28 को फिर आपने फर्दर परचेजेस की। क्या परचेजेस आपने की? 10 एट 119। ये कहां पर लिखेंगे? परचेज के कॉलम में 10 एट 119। सो 10 119 इक्वल्स 1190। अब 3 लेयर्स हो जाएंगी, 5, 20 एंड 10। ये हो गया। नाउ द एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट वुड बी 1190। क्लियर सो फार? क्लियर सो फार। 28 भी हो गया। नाउ 28 के बाद 31 को सेल्स किए कितने? 23 यूनिट्स एट 150। 23 एट 150। अब क्या करूं? 31 अगस्त कितने यूनिट्स बेचे? 23 बेचे। कौन से बेचे? पहले 5 फिर 18 यहां से 23 टोटल बेचे हैं ना। सबसे पहले पुराने वाले 5 पुराने वाले एट 106 इक्वल्स 530। सबसे पहले तो ये बिके। इसके बाद इसमें से 23 बेचे
5 हो गए, बाकी कितने रह गए? 18। 18 इसमें से बिकेंगे। 18 किस रेट के ऊपर? 115 इक्वल्स 2070. 2070। Yes. ओके 2070। अब आ जाए बैलेंस में, ये 5 वाले बच गए? नहीं, बिक गए। 20 में से 2 बच गए, ये 115, 230 और फिर इसके बाद 10, 119, 11, 90। एंट्री एंट्री CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, अमाउंट 2600। कैसे फाइंड आउट किया? दोनों को प्लस किया, इन दोनों को। ठीक, ओके। नेक्स्ट एंट्री कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अमाउंट Amount को पीछे स्लाइड पे अमाउंट देख लें जी। 3450। और फिर इसके एंड पे अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर दिस होल मंथ व्हाट इज योर CGS, तो आप क्या करेंगे? एड विच ऑल? कौन से वाले? लॉस कॉलम, CGS। सर सीजीएस तो ये सेल्स है ना बीच तो किधर है मुझे बताए ना, किधर है वो? किधर है? अब बस वो किधर है? वो किधर है? 4500. कैसे फाइंड आउट किया? सर ये दोनों प्लस किए ना, कौन से दोनों प्लस किए? ये जो उसमें है 40. सर ये सामने वाले क्या है ये सामने तो बहुत है, ये सामने तो कोई 1000 चीजें हैं। एंट्री में कौन सा अमाउंट? 14 अगस्त वाला, 31 वाला। तो इसको करने से अच्छा नहीं है कि इसको देखें, यहाँ पे सेल्स वाली 1 2 3 4, इन चारों को टोटल करें, ये उसके बराबर आएगा। चेक करें। हाँ, आप अब बिल्कुल यही था, वो जो आप वो कह रहे थे वो यही था वो। सर बस दोनों को एक था। करें गिव मी द फिगर। क्या फिगर है? 3570। ओके, ये 3570 कहां पर जाएगा? ये 3570. मुझे क्या पता, इसने बताया। हाउ डू आई नो? 4570 है सर, 4570 किसने बताया सर? 4570 है ना। चेक 4570 सर, कंफर्म। 4570 ये कहां पर जाएगा? 35 नहीं होगा, क्या कह रही हो? ये दोनों ऐड करें, दिस इज 1970। ये दोनों ऐड करें, दिस इज 26 प्लस 1970 4570। ये कहां पे जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में कहां पर? इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में होती है। नहीं वो तो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू कितना आएगा? रेवेन्यू कितना आएगा? और 6050. यस सर 6050. 6050 इसमें से Cost माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज इक्वल टू 4570। यस सर दैट मीन्स योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 5593 नहीं एक सेकंड 1480. 1480 1480। ओके, अब आ जाए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीज जाएगी? इन्वेंट्री। विच फिगर? करें बताएं फिगर। जी क्लास फिगर।
जी 2220 कहाँ से आया? ये दिस इज द क्लोजिंग वन। और ये कहाँ पे लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री 2000 कितना था? 2000 व्हाट वाज द अमाउंट? 1420 आता था, गलत बता रहे हैं। ऐसा वन बाय वन, ये गलत है, ये अमाउंट तो मैंने लिखा भी नहीं अभी। सर इन्वेंट्री 1420 है। 1420 सही है? सारा क्लियर? क्लियर? ओके, सो दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक? सो नाउ वी आर डन विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक? सो नाउ लेट्स मूव टू लास्ट इन फर्स्ट आउट, which is the last one for the day. लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है? गौर से सुनिए जी, पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब ये है कि जो आखिर में खरीदा वो पहले बिकेगा, जो आखिर में खरीदेंगे वो पहले बिकेगा। ठीक है? तो आखिर में जो आपने खरीदा वो पहले बेचेंगे। सो दैट मीन्स कि आखिर में खरीदेंगे वो पहले बेचेंगे। तो आपकी CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, में कौन से आइटम होंगे? जो आपने पहले खरीदे थे। देखें, 2 मार्कर मेरे पास पहले से पड़े थे, उसकी कीमत थी 105। 2 मार्कर मैंने बाद में खरीदे, उसकी कीमत है 110। अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा हूं और मैंने एक मार्कर बेचा तो वो कौन सा होगा? 110 वाला। तो इसका मतलब CGS में क्या चीज जाएगी? लेटेस्ट कॉस्ट, जो कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के मुताबिक हायर होगी। तो FIFO में देखें, जो मेरी CGS थी वो लो थी, यहां पे CGS हाई होगी अगर इन्फ्लेशन है। सो रीसेंट कॉस्ट गोज टू CGS। क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेरे पास बाकी जो चीजें बची वो कौन सी हैं? 3 पुरानी वाली। तो इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में यू हैव ओल्डेस्ट कॉस्ट, और ओल्डेस्ट कॉस्ट नॉर्मली सस्ती होती है। ठीक है? क्योंकि इन्फ्लेशन है। सो ओल्डेस्ट कॉस्ट वुड बी लेस, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड बी लेस। गॉट द आइडिया? नाउ इफ यू डू द सेम क्वेश्चन, द सेम डेटा, बट वी यूज अ डिफरेंट मेथड। अगर हम मेथड चेंज कर दें and we use last in first out, so let's have a look at the question and see what will be the figures. So let's have a look at the question now the first one, beginning inventory, इसमें कोई फर्क आएगा? नहीं, beginning inventory तो उसी तरह आपने लिख दी है। और कहाँ पे लिखनी है आपने? बैलेंस वाले कॉलम। हो गया, डेट लिख के बैलेंस वाले कॉलम में आपने लिख दी। सेकंड, August 3rd परचेज 15 यूनिट्स at 106 equals 1590। सेम। परचेज कहाँ पे लिखते होते हैं? परचेज के कॉलम में। परचेज के कॉलम में 15 at 106 1590। और इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अमाउंट इज 1590। सेम। सही है? क्लियर? ओके। फर्क कहाँ पे पड़ता है फिर? सेल्स में। तो इसका मतलब देखें, जो भी आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपनिंग या परचेजेस, सेम तरीके से लिखते हैं। फर्क पड़ता है जब आप सेल्स करते हैं। एवरेज मेथड में जब भी आप परचेज या सेल करते हैं, जब भी आपको बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो बाकी मेथड्स में आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। वो तब एडजस्टमेंट करते हैं या तब चेंजेस करते हैं जब आप चीज़ों को बेचते हैं। गॉट द आइडिया क्लास? क्लियर सो फार? ओके। सो नाउ 3rd August सेल्स की परचेज की 1590 की मैंने लिख दी। नाउ 3rd August के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? August 14 सेल्स किया 20 यूनिट्स एट 130। 20 यूनिट्स एट 130, सॉरी, अब ये हम चेंज करें। 20 यूनिट्स एट 130। पहले 15 होगा, फिर
हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर में ख़रीदा वो पहले बेचें, जो आखिर में ख़रीदेंगे वो पहले बेचेंगे। आखिर में आपने कौन सा ख़रीदा है? 15 for 106. आखिर में हमने ख़रीदा ये वाला 15 वाला, तो इसको पहले बेचेंगे, ठीक है। और आपने टोटल यूनिट्स कितने बेचे क्वेश्चन के मुताबिक? 20। आपने 20 यूनिट्स बेचे। अब आपके पास ये 20 है, ये 20 है नहीं, तो ये 15 के 15 गए, ओके। ये 15 के 15 बिक गए। 15 at 106 इक्वल्स 1590, ये बिक गए। लेकिन आपने बेचने 20 हैं, तो 15 ये हो गए और 5 ये 91 वाले हो गए। 5 91 वाले हो गए इक्वल्स 455। अब आपके पास इन्वेंट्री में कौन सी चीज़ बची? आपके पास 5 यूनिट बचे, लेकिन कौन से वाले? 91 वाले, पुराने वाले बचे, ठीक है। सो 5 into 91 इक्वल्स 455। अब आ जाएं एंट्रीज पर। एंट्रीज में किस एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा? सेल पे, सेल एंट्री पे इस पे फ़र्क पड़ेगा। सीजीएस पे फ़र्क पड़ेगा। सेल तो वही 2600 की है ना, देखें सेल तो आपने वही की 20 यूनिट्स एट 130 इक्वल्स 2600। सेल तो वही है, आपकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी, आपकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। कॉस्ट आपकी अब ये कितनी हो गई इसकी? सीजीएस 1590 प्लस 455 इक्वल्स कम ऑन 1745। तो यहां पर सीजीएस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और अमाउंट क्या आएगा जी? 2045 होगा। ये मुझे 1745 कह रहे हैं। 1590 plus 455. सर 2000 कितना होता है बोले? भाई कैलकुलेटर गलत बताया है। 2045. बस लगता है अब कुछ और खाना पड़ेगा ताकि दिमाग का दिमाग को ब्रेक चाहिए, वो कायम हो गया सर। ओके ओके, यू ऐड दीज टू 1590 प्लस 455, दिस इज इक्वल टू 2045. क्लियर 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 टू ऑल ऑफ यू? आगे चले जी। सर ब्रेक सर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ओके, पॉज द वीडियो हिदायत एंड वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। एंड वी हैव डन अप टिल 14 अगस्त। 14 अगस्त को हम लोगों ने सेल की, हमने ये एंट्रीज की, सीजीएस की भी और सेल्स की भी। नाउ आफ्टर 14 अगस्त व्हाट हैपेंड आफ्टर 14 अगस्त? 17 अगस्त में आपने क्या किया? परचेज 20 यूनिट्स एट 115 जी, 20 यूनिट्स एट 115, परचेज 20 यूनिट्स एट 115। आप लिख देंगे परचेज के कॉलम में 20 यूनिट्स एट 115 2300, ठीक। इसकी एंट्री क्या करेंगे आप? इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2300। सो एंट्री रिमेन्स द सेम। आपसे मैंने कहा सिर्फ सीजीएस में फ़र्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक। ये आपने कर दिया। अभी आपको बैलेंस का कॉलम लिखना है। अब बैलेंस के कॉलम में आपके पास क्या क्या आ गया देखें। ये 20 आपने अभी खरीदे हैं और इससे पहले आपके पास 5 यूनिट्स थे एट 91 एंड द कॉस्ट वाज 455। ये आपके पास पहले से पड़े थे और आपने 20 और खरीद लिए, सही है। ये भी हो गया, ओके। 17 अगस्त भी हो गया। 17 के बाद क्या हुआ? 17 के बाद 28 अगस्त परचेज 10 यूनिट्स एट 119। सो परचेज 10 यूनिट्स। परचेजेस आप कहाँ पे लिखेंगे? परचेज के कॉलम में 10 यूनिट्स एट 119 इक्वल्स 1190। इससे पहले आपके पास 2 कॉस्ट लेयर्स थी, अब कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएगी। एक 10 वाली अभी जो खरीदे, एक इससे पिछली वाली 20 वाली और एक 5 वाली जो कि आपके पास 91 के रेट पर पड़ी हुई है। सो दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 455। इसकी एंट्री क्या करेंगे 28 अगस्त को? इन्वेंट्री डेबिट, कैश अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अमाउंट 1190 जो वहां पे लिखा है। क्लियर सो फार? क्लियर, ओके। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद अगस्त 28 के बाद अगस्त 31 सेल्स 23 यूनिट्स एट 150, 23 यूनिट्स आपने सेल किए जी, 23 यूनिट्स सेल करें जी। सर इसको चेंज करेंगे ना 106। इसको चेंज करेंगे, इसको हटा दें, इधर क्या लिखेंगे मुझे बता दें जी। आपने 23 यूनिट सेल किए हैं, मुझे बताएं सबसे पहले कि कौन से यूनिट सेल किए। 591 23 लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले इसमें से कौन से बेचेंगे? 119 वाले। ओके, सो 10 बेचे, 119 वाले 1190। इसके बाद कौन से बेचेंगे? 20 वाले। 20 वाले की कॉस्ट है 115, कितने बेचेंगे? 13। आपने 23 यूनिट्स बेचने हैं, 10 ये चले गए, 13 ये हो गए। 13 इंटू 115 1495। आपके पास क्या क्या बचे? इसमें से कितने बच गए? ये कितने थे? 20 थे। 20 में से आपने कितने बेच दिए? 13 आपने 20 में से बेच दिए, तो ये कितने रह गए? 7 रह गए। 7 आपके पास रह गए कौन सी कॉस्ट वाले? 115 वाले। 7 रह गए 115 वाले, दैट मीन्स 805। और ये 5 वाले ये बेचे नहीं, ये अभी तक से पड़े हुए हैं, ये अभी तक से पड़े हुए हैं। ठीक, ये अभी तक से पड़े हैं। अब जरा गौर से देखें, ये आपने कब खरीदे थे? स्टार्ट में, 1 अगस्त से भी। ये हो सकता है आपने 2 साल पहले खरीदे हो, ये अभी तक से पीछे पड़े हुए हैं। क्या इस तरह हो सकता है कभी कि आपने 2 साल पहले कोई चीज़ खरीदी होगी और इन्वेंटरी में वो पड़ी होगी? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी इज लो। ये कॉस्ट फ्लो इजम्पशन है खाली, इसका ये मतलब नहीं कि असल में भी इस तरह होता है, ये इजम्पशन है। किस चीज़ में इस तरह पॉसिबल है? किस चीज़ में पॉसिबल है? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? सर सेम ही जो मार्कर आपके पास। क्यों मार्कर अब पुराने आप रखेंगे तो मार्कर पुराने खराब नहीं हो जाएंगे? तो मार्कर्स के लिए आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि जो पुराने हो वो पहले बेचें। पेरिशेबल आइटम्स आप क्या करेंगे? जो पुराने हैं वो पहले बेचेंगे। तो फिर कौन सी चीज़ है जो पुरानी हो तो ज़्यादा अच्छी है? थिंक ऑफ समथिंग, कम ऑन। नहीं समझ आती? गोल्ड पुराना हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। सर एक चीज है, बताएं। बताओ ना। जमीन नहीं ना हो तो नहीं है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है ज़मीन। प्लॉट सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाई जी। सर एंटीक जो चीजें होती है, या खाने पीने की चीजें। सर वाइन। खाने पीने की चीज़ें आप स्टोर करेंगी, पुरानी सर वाइन। पुरानी ज़्यादा बेचेंगे। सो वी हैव आइदर वी हैव वाइन, ठीक है, जितनी पुरानी उतनी अच्छी, ठीक है। तो पुरानी आप लोग रखते हैं, ठीक। नई चीज़ आप जल्दी बेचते हैं, ओके, क्योंकि पुरानी की सेल्स वाली ज़्यादा होती है। और अब मसला ये है कि आपने वो चीज़ दिमाग में लेकर आए जो आपका दिमाग जहाँ पे जा रहा था, मेरा दिमाग कहीं और गया हुआ था जी। व्हाट एल्स यार, खाने की चीज़ हर वक्त आप खाते रहते हैं। राइस, जितना पुराना चावल होता है उतना अच्छा होता है। यू डोंट नो? हाँ, लेकिन वैल्यू बढ़ती है ना। लेकिन आप बेचने पे तो ये नहीं होगा ना, जब आप बेचने के लिए कोई आएगा प्रॉपर्टी, तो वो आपसे कहेगा मुझे वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसको वही देंगे, आप दूसरी तो नहीं दे सकते कि नहीं वो पुरानी है उसको रखने दें और ये नई वाली ले लें। इस तरह तो नहीं करते ना। लेकिन चावल आपके पास अगर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो पुराने वाले आप अलग रखते हैं, वो अच्छे हैं, वो महंगे बेचेंगे आप, ठीक है। तो जब चावल लेने कोई आएगा, वो मुझे कुछ कहता नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नया वाला पहले बेच दूँ, क्योंकि पुराने वाला महंगा बिकेगा, ठीक। ओके, सेम गोज विद वाइन। सो नाउ 5 into 91 equals 455. Now let's look at the entries. एंट्री क्या होगी? सेल की एंट्री would remain the same. CGS की एंट्री चेंज, अमाउंट चेंज होगी। क्या आएगी अमाउंट? अमाउंट हमजा, अमाउंट 2685। कैसे फाइंड आउट की? किसको? कौन सी सेल्स को? ये दो 2685। अब आ जाए यहां पर इनकम स्टेटमेंट। सेल्स वुड रिमेन सेम,
CGS. CGS. Come on quickly. CGS. 47. 54, 95, 47, 30. किसकी बात मानी? वैल्यू सारी यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे. 3450 कहाँ पे? सर गलत बता रहे हैं सर, ऐसे ही CGS देखें, ये 1, 2, 3, 4 चारों को ऐड कर रहे हैं जी. 4730. So that means your gross profit. Yes. 1320. चेक करते जाएं. सही. इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, which will go to balance sheet. Which will go to balance sheet. हाँ. Figure 805. 1260. So this is LIFO done. ठीक है. खत्म. ओके खत्म. आप गौर से देखें. अब इसको खत्म करें ताकि मैं आपको ये बताऊं. क्लास कम ऑन, इसको जल्दी खत्म करें ताकि मैं आपको ये समराइज करूं जल्दी से. इट इज डन. डन. क्लियर सबको. सारे मेथड्स. अब इन सब मेथड्स को गौर से देखिएगा. ये क्या क्या मेथड थे. स्टार्टेड विद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. हमने कहा कि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सी होगी. अब स्पेसिफिक आइडेंटिफाई, जिस तरह उसने कहा प्लॉट, ज़मीन, लैंड, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई होता है. जो चीज़ बेचेंगे वही चीज़ बिकती है ना. ये तो आप नहीं कहेंगे, वो आपसे कहेंगे 5 मरले का प्लॉट दे दो, आप कहेंगे अच्छा यार ये वाला नहीं, ये वाला दे दो. नहीं, वो कहेगा 5 मरले का प्लॉट दो, वो वाला दो जो कि उधर उस जगह पर है जिसकी वो लोकेशन है, तो आप वो वाला बेचेंगे. स्पेसिफिक आइडेंटिफाई. तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसमें ना वेटेड करना है, ना ये पहले बेका ये बाद में बेका, कुछ नहीं करना. वो आपसे गाड़ी कहेगा, वो कहेगा वो वाली गाड़ी 86 मॉडल की गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट ये वाली है, आपके पास पड़ी हुई है स्टॉक में, ये मैंने खरीदनी है, तो आप वो बेचेंगे. वो आपने कितनी की खरीदी थी. स्पेसिफिक, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स सोल्ड. एक्चुअल. इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में भी एक्चुअल. अगर बेच रहे आप वो एक्चुअल है, तो जो बाकी बच गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी. सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग. नाउ इट पैरेलल्स फिजिकल फ्लो. अब मैंने आपसे कहा ये गाड़ियों में काम करेगा. ये फ्रिज, AC, टीवीज, जिनके मॉडल्स होते हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशन होती है, वहां पर ये काम करता है. सो इट वर्क्स फिजिकल फ्लो. दिस इज अ लॉजिकल मेथड व्हेन यूनिट्स आर यूनिक. जहां पे यूनिक यूनिट्स होते हैं ना, आइडेंटिफाइबल, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई हो सकता है, वो चीजें होंगी. मे बी मिसलीडिंग फॉर आइडेंटिकल यूनिट्स. लेकिन अगर मैं बेच रहा हूं मार्कर्स और मैं उसमें ये काम शुरू कर दूं तो पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मिसलीडिंग, गलत हो जाएगा. आगे चलें. एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट में आप क्या करते हैं कि जितनी चीजें लेते हैं उसकी कॉस्ट को एवरेज कर लेते हैं, टोटल करते हैं, यूनिट्स को टोटल करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सो यू फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टाइम्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट. CGS आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं. जितने यूनिट्स बेचे मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूनिट. क्लोजिंग इन्वेंट्री आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट. सही. असाइंस ऑल यूनिट्स द सेम एवरेज यूनिट कॉस्ट. अब यहां पे हर यूनिट की सेम कॉस्ट हो जाती है. सब यूनिट की, जो बेचे जो रह गए, सबकी कॉस्ट सेम होती है. करंट कॉस्ट आर एवरेज्ड इन विद ओल्डर कॉस्ट. पुरानी कॉस्ट नई कॉस्ट दोनों एवरेज हो जाती है. यही होता है ना एवरेज में. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट okay, so now in first out, what's happening in first in first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने कहा था कि CGS जो आपने यूनिट्स बेचे वो कौन से होंगे. पुराने. सो कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट परचेजेस ऑन हैंड प्रायर टू द सेल. पुरानी वाली कॉस्ट जो है वो CGS में चली जाएगी. तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में कौन सी कॉस्ट होगी. न्यू कॉस्ट, रीसेंट परचेज. ठीक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेस्ड ऑन ओल्डर कॉस्ट. हमने कहा पुरानी कॉस्ट के ऊपर बेस करता है. मे ओवरस्टेट द इनकम. अगर पुरानी कॉस्ट है CGS की तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है नॉर्मली,
पुरानी कॉस्ट कम होती है तो आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगी, क्योंकि CGS कम है। जब CGS कम होता है तो इनकम ज़्यादा शो होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है क्लास? जब CGS कम शो होगा तो इनकम ज़्यादा होगी। तो अगर आप अपनी इनकम ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन ये सिर्फ 1 साल काम करेगा, अगले साल खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। ओके, आगे चलें। सो इनकम ओवरस्टेट हो जाती है, मे इंक्रीज इनकम टैक्सेस। लेकिन जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इनकम टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि इनकम तो ज़्यादा शो कर देंगे, लेकिन जब इनकम ज़्यादा शो करेंगे तो फिर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, आगे चलें। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोगों ने क्या कहा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में आप लोग रीसेंट यानी CGS रीसेंट होती है और रीसेंट नॉर्मली ज़्यादा होती है। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रीवियस होती है, प्रीवियस होती है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ओके, CGS शोन एट रीसेंट प्राइसेस, इन्वेंट्री शोन एट ओल्ड आउट ऑफ डेट कॉस्ट। जिस तरह यहां पे आ गया था 91 रुपए की, आजकल कितने की चीज आपने खरीदी? आपने आखिरी चीजें जब खरीदी कितने की खरीदी? 119 की, 119 की खरीदी थी ना अभी थोड़ी देर पहले। हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया तो आपने परचेज कितने की आखिरी? 119 की। लेकिन आपकी इन्वेंट्री किस चीज के ऊपर जा रही है? 91 की। यार कितनी पुरानी परचेज है आपकी। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफो कि लाइफो में आपके पास जो इन्वेंट्री होती है वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। इसमें असल में ये मतलब नहीं होता कि असल में आपके पास पुरानी चीजें पड़ी होंगी, नहीं नहीं, असल में हो सकता है मैंने पुरानी बेची हूं, लेकिन रिकॉर्ड जो शो करेगा वो ये शो करेगा कि जो इन्वेंट्री पड़ी है वो पुरानी पड़ी हुई है। ओके, मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। कंजर्वेटिव क्या चीज होती है जहां पे प्रॉफिट्स? कंजर्वेटिव कौन सी चीज होती है जिसमें प्रॉफिट्स? कंजर्वेटिज्म, गैप प्रिंसिपल नहीं यार, कंजर्वेटिज्म अल्लाह के फजल से याद नहीं है, अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके जी, सो कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म ये है कि आपने अपनी इनकम को कंजर्वेटिव कम शो करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर कोई हो जाते हैं तो वो आपने शो करने हैं, जो एक्सपेक्टेड है वो आपने शो करने हैं। ठीक, तो आपने अपनी इनकम को कंजर्वेटिव ऑन द लेसर साइड शो करना है। ओके, सो मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफन रिजल्ट्स इन लोअर इनकम टैक्सेस। अगर इनकम कम है तो इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। This is the summary of whatever we've done so far in this chapter. और इस जगह तक मिड्स में स्लाइड 35 तक आ रहा है। स्लाइड 35 में आपको बता चुका हूं कि ऐसा ना हो कि आप एक दिन एक मेथड इस्तेमाल करें और अगले दिन दूसरा मेथड इस्तेमाल करें। आपने अगर एक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को इस्तेमाल करना है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट रहना है। एक रूल जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें कुछ साल, बदलना है 4-5 साल बाद बदलना है, लेकिन कुछ सालों तक फॉलो करें। वंस अ कंपनी हैज अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड, इट शुड फॉलो दैट मेथड कंसिस्टेंटली rather than switching methods from one year to other. ऐसा ना हो एक साल एक मेथड, अगले साल दूसरा, अगले साल दूसरा, अगले साल दूसरा, नहीं। एक मेथड अगर फॉलो किया तो उसको कुछ अरसे तक फॉलो करना है, कुछ सालों तक। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं आपको समझा चुका हूं। दिस इज द लास्ट स्लाइड बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम। टुमारो इंशाल्लाह वी विल हैव अ क्विज अप टिल दिस पॉइंट, सो इट विल बी अ मॉक एग्जाम, एक किस्म का आपकी तैयारी फॉर योर फाइनल एग्जाम। अगर आपने अच्छा किया दैट मीन्स यू कैन डू गुड, अगर आपने अच्छा ना किया यू नीड टू वर्क। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की छुट्टी आएगी उसमें बैठ के अकाउंटिंग को तैयारी करें। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you.